we go. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ रिवीजन लेक्चर जहां पे हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक पूरा का पूरा 8 चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट आंसर्स है डेफिनेटली वो तो कवर करेंगे ही करेंगे, और बहुत सारे हैक्स जो हमने अपने क्लास में जो सुबह 7-7 बजे आप लोग आके लेक्चर बैठते थे वहां पर जो जो अपन ने हैक्स दिखाया था उसका एक छोटा सा रिवीजन, ताकि ये वीडियो देखने के बाद भी आप एक 40-50 मिनट में पूरे के पूरे ओसीएम का एक अच्छा सा रिवीजन पैटर्न तैयार कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। लेकिन सबसे पहले कोई भी चीज को शुरुआत करने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे ओसीएम में 12th स्टैंडर्ड के ओसीएम में कितने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ताकि तुम लोग उसको सिस्टमैटिकली पढ़ो, एकदम ही सिस्टमैटिकली पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने जब ये चालू किया था देयर वर अबाउट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैप्टर्स है अपने टोटल ओसीएम में, और ये 8 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए 2 पैसे का दिमाग लगाने का है बस। यस, एकदम बेसिक दिमाग लगाने का अपने को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी भी कोई भी चीज को चालू करने से पहले तुम्हारा चैप्टर तुमको क्या सिखाता है और वो चैप्टर तुमको कितना मार्क्स देता है ये मालूम रहना चाहिए। ये तो अपन ने पूरे साल यही चीज पे बात किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा मार्क्स लिखूं, ठीक है, अगर मैं मार्क्स लिखूं तो चैप्टर नंबर 1 आता है 7 मार्क के लिए, चैप्टर नंबर 2 आता है 12 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 3 आता है 5 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 4 आता है 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 तीनों आता है 7, 7, 7 मार्क्स के लिए, और चैप्टर नंबर 8 आता है 15 मार्क्स के लिए। अगर ये सभी चीज को मैं टोटल करूं तो डेफिनेटली अपने को मिलेगा 80 मार्क्स। एक बार देख लेता हूं, मालूम पड़ा बोलते गए और रॉन्ग आ गया है। 19, 24, 44, 51, 58, 58 और ये 65, 70, 80, डेफिनेटली 80 मार्क्स। ओके, चैप्टर 1 गिव्स यू 7 मार्क्स, चैप्टर 2 गिव्स यू 12, 5, 20, फिर तीनों 7, और एक आता है चैप्टर 15 मार्क का। सिर्फ मार्क्स में कितना मिलने वाला है अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करूं तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉर्मल लॉजिक वाला मैथ्स। क्योंकि ये 3 चैप्टर पढ़ने पे तुम लोग को कितना मार्क्स मिलेगा? 35, 47 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर, चैप्टर 2, 4, 8। सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने से आपको मिलेगा 47 मार्क्स। और ये 47 मार्क्स तो है बराबर है। देखो कभी भी एक चीज याद रखना, ये थे मार्क्स कि इतने इतने मार्क्स के लिए आएगा। अगर कभी तुमको इसके बारे में देखना तो एक बार इसको तुम वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो कि इतने मार्क्स का आने वाला है। क्योंकि इसके बाद में तुमको क्या लिख के क्या बताने वाला हूं मालूम है क्या? कि इसमें कितने आंसर्स है पढ़ने के लिए, कितने आंसर्स है। क्योंकि ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तुमको मालूम होना चाहिए उस चैप्टर में कितने आंसर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस एक चीज याद रखना भाई, कभी भी थोड़ा बहुत पढ़ने का है ना तो थोड़ा वो बैक बेंचर वाला दिमाग लगाना। इस चैप्टर को कितने हार्ड तरीके से पढ़ने का, ये चैप्टर कितना हार्ड है ये दिमाग में मत रखना। ये चैप्टर को इजीली अपन कैसे पढ़ सकते हैं, व्हाट आर द शॉर्टकट्स ऑफ लर्निंग अ चैप्टर इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ। देखो फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 3 आंसर, दूसरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 6 आंसर, तीसरे चैप्टर में है 2 आंसर, चौथे चैप्टर में 11, पांचवें चैप्टर में 3 आंसर वापस, 6th चैप्टर में 5 आंसर, 7वें चैप्टर में 2 आंसर और 8वें चैप्टर में वापस आता है 4 आंसर। सो दीज आर द नंबर ऑफ आंसर्स कि इतना इतना आंसर्स अपने को पढ़ने का ये चैप्टर से। सो कभी भी एक चीज याद रखो भाई, पहला चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, दूसरा वो एक एक चैप्टर में कितने कितने आंसर्स है। देखो तुम्हारा तो पढ़ने का टेक्निक मेरे को मालूम है, लेकिन मेरा पढ़ने का टेक्निक अगर तुम लोग ने थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट किया ना, कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसे निकल जाएगा, याद रखना इस बात को। तो फर्स्ट चैप्टर, लेट्स कम टू फर्स्ट चैप्टर जिसमें 3 आंसर है। एक एक करके अपन एक एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 40 मिनट्स का रिवीजन, झटपट रिवीजन, जिससे तुम लोग ने अपने पूरा साल अयर्स कॉमर्स क्लासेस में ओसी के लिए जो पढ़ा था उसको ऐसा एक रिवीजन जैसा, एक फटाक करके एक रिवीजन जैसा। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहां पर लिख देता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? रूल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर अपने को मैनेजमेंट के रूल्स को सीखना है तो 2 लोगों के बारे में सीखना है, एक है हेनरी फेयोल, एक है एफ डब्ल्यू टेलर।
एक बात तो मैं तुमको बोल ही सकता हूं, अपने लेक्चर्स में हेनरी फ्योल ने तुम्हारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया, क्योंकि उसके आंसर बहुत इजी था। हेनरी फ्योल कौन से कंट्री का था? फ्रांस का था। क्या काम करता था? माइनिंग इंजीनियरिंग करता था। कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14। उसने 14 प्रिंसिपल्स एक बुक में लिखा, बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज्यादा फास्ट लगा तो और एक बार पीछे से अच्छे से ईयरफोन टाइट करके सुन लेना। हेनरी फ्योल कौन से कंट्री का था? फ्रांस। क्या काम करता था? माइनिंग इंजीनियरिंग। ये अपन ने पूरा साल रटा है। एफडब्ल्यू टेलर, इसका कॉम्पिटिटर एफडब्ल्यू टेलर, वो कौन से कंट्री का था? तो वो था यूएसए में। वो क्या करता था? वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। जिंदगी भर भाई ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों लोगों ने अपने थियरीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। हेनरी फ्योल बोलता है मेरा थियरी अच्छा है, ये बोलता है मेरा थियरी अच्छा है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, एफडब्ल्यू टेलर के सिर्फ 6 प्रिंसिपल्स थे। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट के करने का, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जितना अथॉरिटी उसको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, जैसा काम वैसा पगार। यह आदमी है ना एकदम, बोलेगा ना एकदम एकदम डिटेल में अपने प्रिंसिपल्स को दिए, इसीलिए तो 14 प्रिंसिपल्स बना। और फिर अपन ने देखा एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स। एफडब्ल्यू टेलर में 6 प्रिंसिपल्स थे और बैंग ऑन थे, एक ना ऐसा जेम्स जैसे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला रूल एफडब्ल्यू टेलर क्या बोलता है मालूम है क्या? तेरे कंपनी में कभी भी है ना, तेरे कंपनी में कभी भी तुक्के से काम नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक काम होना चाहिए। इंग्लिश में उसने इसको क्या बोला मालूम है क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तेरे कंपनी में झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, हार्मनी नो डिस्कॉर्ड। तेरे कंपनी में कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं, कोई अकेले का गेम नहीं खेलने का, सब टीम बन के खेलने का। ऐसा एफडब्ल्यू टेलर ने बोला। उसके 6 प्रिंसिपल्स, एक से एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, फिर उसमें एक आंसर था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक एनीबडी विल फॉरगेट नेचर ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ अ पॉइंट कॉल्ड एज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। एप्लीकेबल, तुमची केबल, आमची केबल, सर्वांच्या केबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। पहला पॉइंट क्लास में धमाल हुआ था ये, और ये फर्स्ट चैप्टर में है पढ़ने को यही तो 3 आंसर। सिर्फ ये 3 आंसर पढ़ना है, 7 मार्क लेके जाओ, क्योंकि 3 में से एक आंसर 110% आएगा, 2 मार्क का कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, या फिर आंसर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट करके आएगा। 7 मार्क्स, चैप्टर नंबर 1, 3 आंसर्स, दैट्स इट। सेकंड नंबर पे एक चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है? तो मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वर्क जो मैनेजमेंट में होता है। सबसे पहले नंबर पे प्लानिंग, क्योंकि आप उन सबको मालूम है प्लानिंग की वजह से ही तो सब कुछ चालू होता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। Organizing is second step. लापा मारो is the next step of management. It's not the second, it's the next step of management. याद है ना अपने क्लास में एक लड़की ने उल्टा बोल दिया था यार सर, it is the second step, it is the next step. उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही आदमी सही जगह पे होना चाहिए। फिर अपन ने देखा था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एम की तरफ सब पूरा ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहिए। फिर अपन ने देखा था कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट में देखा था कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट एंड द डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। मेरे को लगा 80 आएगा 100 में से, मेरे को आया 30, अगली बार मेरे को आना चाहिए ना 60। तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट को नजीक लेके आने का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग। सेकेंड चैप्टर में 6 आंसर्स है, 6 डेफिनेशन है। वो 6 डेफिनेशन को अच्छी तरीके से अगर याद आ गया तो एग्जाम में तो भाई इसको लिखना ही है, क्योंकि नो मैटर व्हाट डेफिनेशन का जो वेटेज है ना वो थोड़ा ज्यादा है। और एक चीज सबको याद रहना चाहिए, डेफिनेशन अगर तू लिख रहा है भाई तो डेफिनेशन के साथ उसके ऑथर का नाम भी याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। We started off with planning. Planning is the process of establishing goals and a suitable course of action for achieving those goals, given by James Stoner. ऐसे अपन ने 6 डेफिनेशन देखा है, इसमें 6 आंसर भी है। और मैं क्या बोलता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में से 110% डिस्टिंग्विश आएगा। 110% फ्रॉम दिस चैप्टर एक डिस्टिंग्विश तो आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट। क्यों सर इतने कॉन्फिडेंस में क्यों बोलते हो? क्योंकि यार ये 12 मार्क का चैप्टर है,
12 मार्क के चैप्टर में एक अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, एक 4 मार्क का डिस्टिंग्विश पूछ लिया, 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव या एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट या जस्टिफाई द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट पूछ सकते। बेसिकली बोलने का मकसद है कि इसमें एक आंसर तो पूछा ही जाएगा और एक डिस्टिंग्विश तो आने ही वाला है। तो इधर मैं स्टार मार्क करके रख देता हूं, चैप्टर नंबर 2 से डिस्टिंग्विश आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 में हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर का आंसर। चैप्टर नंबर 2 में 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, स्टार्टिंग ऑफ विद प्लानिंग, एंडिंग विद कंट्रोलिंग। तो इसमें ये 6 कॉन्सेप्ट्स तो है यार, अपन ने इसको इतना दिल जान डाल के ये डेफिनेशंस पढ़ाया था, याद है कि नहीं? स्टाफिंग पढ़ने के लिए अपन ने मेरे डैड का क्या बोलते हैं ना उसको, उनके स्लैंग में अपन ने पढ़ा, जैसे कि रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, कॉम्पनसेशन मिलता है। स्टाफिंग मींस राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही आदमी सही जगह पे होना चाहिए। मैं तुमको अकाउंट सिखा सकता हूं क्या? नहीं। मैं तुमको इकोनॉमिक्स सिखा सकता हूं क्या? नहीं। मैं तुमको ओसी सिखा सकता हूं क्या? हाँ, आया ना चेहरे पे स्माइल। तो सही आदमी सही जगह पे होना चाहिए, ये अपने को स्टाफिंग करके जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 में सिखाया। चैप्टर नंबर 1 हेनरी फ्योल एफडब्ल्यू टेलर, चैप्टर नंबर 2 6 फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3 जब अपन आए थे तो चैप्टर नंबर 3 का जो मतलब है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए मैंने तुम लोग एक बहुत ही अच्छा एक वेब सीरीज एक सजेस्ट किया था, शार्क टैंक्स, जहां पर अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स लोग आते, अपने आइडियाज को बताते। ये एंटरप्रेन्योर होता कौन है? ये एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी है जो बिजनेस करता है, रिस्क उठाता है, क्रिएटिव रहता है। सर इतना अच्छा चैप्टर है सर कितने मार्क का आएगा सर? 5 मार्क, सिर्फ 5 मार्क। इतना मजबूत चैप्टर, सिर्फ 5 मार्क। सर ये चैप्टर में ऐसा पढ़ने लायक क्या है? 2 ही आंसर। पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही आंसर है। फर्स्ट आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, सेकंड आंसर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या है, एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है चैप्टर नंबर 3 पे। और एक चीज बताता हूं, तो एंटरप्रेन्योर का अपन ने इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी देखा था कि द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर। इधर ध्यान दे, एंट्रेप्रेन्योर इधर, व्हिच मींस टू अंडरटेक व्हाट? रिस्क एंड क्रिएटिविटी। 16वीं सेंचुरी पे किसी और चीज को बोला गया था एंटरप्रेन्योर, 17वीं पे किसी और को बोला गया, 18वीं पे किसी और को बोला गया। 16वीं सेंचुरी पे मिलिट्री पीपल को बोला गया, क्यों? क्योंकि उन लोग रिस्क उठाते। 17वीं पे किसको बोला गया? आर्किटेक्ट, क्यों? उन लोग की क्रिएटिविटी है। और 18वीं सेंचुरी पे किसको बोला गया? बिजनेसमैन, क्योंकि क्या करता है वो? रिस्क भी उठाता है, क्रिएटिव भी रहता है। तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही आंसर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। और मेरे साथ मतलब मेरे हिसाब से 3 एक्स्ट्रा पैराग्राफ भी आपको रीड करना पड़ेगा गाइस चैप्टर नंबर 3 से। 3 एक्स्ट्रा पैराग्राफ। एक पैराग्राफ है जो स्टार्टअप इन इंडिया के ऊपर है, एक पैराग्राफ स्टार्टअप इन इंडिया 2016। सेकंड जो पैराग्राफ है वो है ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तुमको मालूम है इंडिया में सबसे पहला ये बिजनेसमैन बनना चाहिए, बिजनेसमैन का प्रोग्राम होना चाहिए, ये कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ? डेफिनेटली गुजरात, इसीलिए तो ज्यादा बिजनेसमैन है। सर ये कभी से चालू हुआ? 1970, 1970 से, मतलब आज से 50 साल के भी ऊपर हो गया भाई। सबसे पहले गुजरात में चालू हुआ था ये। सो इस चैप्टर में पढ़ने लायक कितने आंसर्स है? सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन हु इज विलिंग टू टेक रिस्क एंड क्रिएटिविटी। द 2 आंसर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। 3 पैराग्राफ जो तुम मेरे लिए रीड करोगे, एक है ईडीपी का, एक है स्टार्टअप इन इंडिया का, और एक कौन सा बोला मैंने? एग्रो टूरिज्म। अभी बोल देता हूं, एग्रो टूरिज्म इन इंडिया, जिसमें महाराष्ट्र टॉप नंबर पे आता है। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। फिर अपन लेंगे द बिगेस्ट चैप्टर, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द सब ओशन ऑफ ओशियन। चैप्टर नंबर 4 इतना बड़ा दरिया है, ऐसा बाकी लोग को लगता है, लेकिन अपने को मालूम है अपन ने क्या जुगाड़ निकाल के इस चैप्टर को पढ़ा है। गाइस ये चैप्टर में एक्चुअली बोलूं ना तो पढ़ने के लिए अपने पास 3 ही टॉपिक तो है। एक है वो वेयरहाउस, एक है वो बैंकिंग, और दूसरा है इंश्योरेंस। और बाकी के 2 टॉपिक तो एचएससी ने ओमिट कर दिया है, वो ट्रांसपोर्ट और वो कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें से ही ज्यादा क्या बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव ज्यादा था, वो वही हो गया, ओमिट हो गया।
तो अपने को इस चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ने के लिए आंसर्स ज्यादा है। और एक और एक चीज मार्क कर देता हूं, इसमें से भी डिस्टिंग्विश आएगा। सर इसमें से डिस्टिंग्विश क्या, इसमें से सब आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स का है ना, ये 20 मार्क देगा। इस टॉपिक में टोटल देयर वर 3 सब टॉपिक्स इन चैप्टर नंबर 4। वन वाज बैंकिंग, द सेकंड वाज इंश्योरेंस, द थर्ड वाज वेयरहाउस। वेयरहाउस को अपन ने जब भी चालू किया था, अब 2 ही आंसर था वेयरहाउस में, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, विभिन्न प्रकारांचा वेयरहाउस। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, एक वेयरहाउस क्या क्या काम करता है। विभिन्न प्रकार के वेयरहाउस में अपन ने देखा था, अमीर लोगों के लिए प्राइवेट वेयरहाउस, नॉर्मल लोगों के लिए पब्लिक वेयरहाउस, गरीबों के लिए गवर्नमेंट वेयरहाउस। बाहरगांव से गुड्स लेके आया, ड्यूटी पे नहीं किया है, बॉन्डेड वेयरहाउस। ड्यूटी पे किया है, ड्यूटी पेड वेयरहाउस। गांव खेड़े के लिए कोऑपरेटिव वेयरहाउस, और पेरिशेबल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। ब्रेथलेस, दैट वाज टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। क्या था वो, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। और मेरे को 110% गारंटी है, मेरे सभी स्टूडेंट्स क्लास में अगर मेरे साथ अभी इधर बैठे रहते, मेरे जैसा ब्रेथलेस गाते, क्योंकि इसका अपना एक फ्लो बना के रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा स्लो अगर मैं बोलूं तो, अमीरों के लिए प्राइवेट वेयरहाउस, नॉर्मल लोगों के लिए पब्लिक वेयरहाउस, गरीबों के लिए गवर्नमेंट वेयरहाउस। ड्यूटी पे नहीं किया, बॉन्डेड वेयरहाउस। ड्यूटी पे किया, ड्यूटी पेड वेयरहाउस। गांव खेड़े के लिए कोऑपरेटिव वेयरहाउस, और पेरिशेबल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। ये थे विभिन्न प्रकारांचा वेयरहाउस। उसके बाद अपन ने देखा था फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस। एक वेयरहाउस क्या क्या काम करता है, तेरे गुड्स को स्टोर करता है, तेरे गुड्स को प्रोटेक्ट करता है, तेरे को फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके देता है, तेरे गुड्स को ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके देता है, टाइम यूटिलिटी यूज करता है, प्लेस यूटिलिटी यूज करता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस। इस बात को भी याद रखना। बस 2 ही आंसर है ये टॉपिक पे। फिर मैं एक टॉपिक को उठाऊंगा, टॉपिक का नाम है बैंक। बैंक में 2 आंसर थे, एक था विभिन्न प्रकारांचा बैंक, एक है फंक्शंस ऑफ बैंक। सर ये वेयरहाउस के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्यों हो रहा है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, आंसर अलग है। आंसर अलग है। एक है टाइप्स ऑफ बैंक और एक है फंक्शंस ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक, विभिन्न प्रकारांचा बैंक, उसमें सबसे पहला बैंकों का बैंक, बैंकों का बाप सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से बड़ा कोई बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई बैंक नहीं, क्योंकि इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। संजय सर ये आरबीआई क्या बहुत बड़ा तोड़ू बैंक है क्या? बहुत बड़ा तोड़ू बैंक है। सर ऐसा क्या काम करता है सर सेंट्रल बैंक? 2 काम करता है, एक करेंसी छापता है, दूसरा बाकी बैंक्स को गाइडलाइन देता है। इंग्लिश में बोलूं, इट प्रिंट्स करेंसी एंड गिव्स रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस टू अदर कमर्शियल बैंक्स। बहुत बड़ा बैंक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक, इस बात को भी याद रखना। सेकंड नंबर पे आता है कमर्शियल बैंक। कितने प्रकार के कमर्शियल बैंक थे? 3 प्रकार के कमर्शियल बैंक थे, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक 51% शेयर प्राइवेट का होना चाहिए, पब्लिक बैंक 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए, फॉरेन बैंक हेडक्वार्टर उधर, ब्रांच इधर। तो ऐसे अपन ने अलग अलग प्रकार के बैंक्स देखे। फिर उसमें एक आंसर भी देखा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है? तो अपन सबको एक चीज पता है, देयर आर 2 फंक्शन, एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस। ये बोलते ही बैंक का इंट्रोडक्शन आ गया रहेगा दिमाग में। बैंक इज एन इंस्टीट्यूट दैट डील्स विद मनी एंड क्रेडिट। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, गिव्स लोन्स एंड एडवांस टू दोज हु आर इन वेरी गुड नीड। बैंकर इज द वन हु डज कौन सा एक्टिविटी? बैंकिंग एक्टिविटी। क्या बात है, मेरे साथ साथ बोल रहे हो ना, इसका मतलब भाई कुछ तो आता है। मेरे साथ साथ बोल रहे हो ना, इसका मतलब कुछ तो आता है, याद रखना इस बात को। फिर ये नाटक खत्म होने के बाद अपन एक टॉपिक उठाया, टॉपिक का नाम था इंश्योरेंस। में कौन है? इंश्योर्ड। कंपनी कौन है? इंश्योरर। कंपनी के पास मैं क्या लेके गया? प्रपोजल लेटर। उसने मेरे को रिटर्न में क्या दिया? पॉलिसी। फिर बाद में मैं हर महीने इसको क्या भरूंगा? प्रीमियम, क्योंकि लास्ट में मेरे को क्या मिलने वाला है? क्लेम। ये अपन ने इंश्योरेंस देखा था। इंश्योरेंस के 7 रूल्स देखे थे। ये 7 रूल्स में से अगर एक भी रूल इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब अपन ने अगर तोड़ा तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को 1 रुपया नहीं देगी, ये भी अपन ने देखा था। 7 रूल्स में से सबसे पहले नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये दुनिया भर का डायलॉग इसमें अपन ने लिया था। ऐसे करके 7 रूल्स थे, और ये 7 रूल में से एक भी रूल अगर तुमने तोड़ा
तो इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली तुमको पैसा नहीं देगी, यस और नो? यस नो तुम बोलेगा, मेरे को सुनाई नहीं देगा। और उसके बाद अपन ने देखा था देयर आर 3 क्या बोलते हैं ना, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं, ह्यूमन के लाइफ को बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस, गुड्स को पानी से बचाने के लिए मरीन, गुड्स को आग से बचाने के लिए फायर। ये सब में होल लाइफ पॉलिसी करके एक था, जिंदगी भर पैसा भर, तेरे को पैसा मिलेगा बट कभी मिलेगा? तू मरने के बाद मिलेगा ब्रो, बट तुम्हारे होल लाइफ पॉलिसी। ऐसा पुण्य लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा विभिन्न प्रकार के पॉलिसी देखा। याद रखना गाइस, इंश्योरेंस में ना या तो आंसर आएगा या तो 110% डिस्टिंग्विश आएगा। फायर और लाइफ का डिस्टिंग्विश, मरीन और लाइफ का डिस्टिंग्विश, मरीन फायर का डिस्टिंग्विश। मैं क्या बोलता हूं, इंश्योरेंस में आंसर भी आ सकता है, इंश्योरेंस में डिस्टिंग्विश भी आ सकता है। बैंक में भी सेम रूल है, आंसर भी आ सकता है, डिस्टिंग्विश। सर बैंक में क्या का डिस्टिंग्विश आएगा? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो याद रखना इस बात को। चैप्टर नंबर 4, बड़े इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कौन सा भी ओशन हो, अपन ने क्लास में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे डिटेल में पढ़ा था। देयर आर 3 टॉपिक्स, एक है इंश्योरेंस, एक है बैंक और एक है वेयर हाउस। इस बात को याद रखना। दैट वाज चैप्टर नंबर 4। और एक बार क्यूमुलेटिव, चैप्टर नंबर 1 हेनरी फ्योल, एफडब्ल्यू टेलर, चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप, चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस, बैंक, वेयरहाउस। फिर आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, नया नया तरीका ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसा चैप्टर था जो हमने इसमें क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं था तुमको, हमने धमाल किया था इस चैप्टर में। मैंने तुमको लिटरली नहीं पढ़ा था, मैंने तुम्हारे साथ है ना वो फ्रेंड्स लोग डिस्कस कैसा करते हैं ऐसा हमने डिस्कस किया था, अगर याद रहेगा तो। जो जिन्होंने डेफिनेटली अपने साथ नहीं पढ़ा रहेगा उन लोग को ऐसा लगता रहेगा कि यार डिस्कस किया था मतलब क्या, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर था जहां पर तुम लोग इससे बहुत रिलेटेबल थे। ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जिसका मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेटली ऑनलाइन बिजनेस अपने पप्पा के पप्पा ने किसी ने तो किया ही नहीं रहेगा, ये आजकल के जनरेशन का बिजनेस है। ई बिजनेस में देयर आर ओनली 3 आंसर्स टू लर्न। एक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, एक है पेमेंट का प्रोसीजर और एक है आउटसोर्सिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज। व्हाट इज ई बिजनेस का एक इंट्रो भी दिया था। द लेटर ई इन ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ई बिजनेस वर्ड लिया किधर से? ईमेल एंड ई कॉमर्स। कौन सी कंपनी ने दिया? IBM। कभी दिया? लेट 19th सेंचुरी। हमने कभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा ही नहीं, हमने इंट्रोडक्शन के साथ ही ऑब्जेक्टिव्स को चिपका दिया, ये आपने नोटिस किया ही होगा, नो मैटर व्हाट। ई बिजनेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? डेफिनेटली एडवांटेज है, घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट आता है, टाइम बच रहा है, कन्वीनियंस है, स्पीड है, बराबर है कि नहीं? वैरायटी मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है। What are the disadvantages of e-business? Definitely मंगाया कुछ आया कुछ, तेरे को लगा होएगा आंध्रा, हुआ बांद्रा, प्रोडक्ट आया ही नहीं, yes or no? डिलीवरी भी बराबर आया नहीं, डिलीवरी टाइम पे तूने मंगाया था कब का, आया ही नहीं है भाई, तुम्हें मालूम ही नहीं है प्रोडक्ट आने भी वाला है कि नहीं आने वाला है। ये बिजनेस के एडवांटेज, कम सेटअप में स्टार्ट हो सकता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं कैपिटल का। ये बिजनेस का डिसएडवांटेज, जब अपन ने बोला था टच वाला प्रॉब्लम है कि नहीं, इंडियन कस्टमर प्रोडक्ट को देखेगा, टच करेगा, फिर ही उसको ऐसा लगेगा खरीदने का कि नहीं खरीदना। पेमेंट का प्रोसीजर भी देखा था ना, पेमेंट के प्रोसीजर में अपन ने देखा था सबसे पहला चीज, अगर तुमको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो तुमको रजिस्टर होना कंपलसरी है उसके वेबसाइट पे। हम सबको मालूम है, जब मैं ये अपने क्लास में डिस्कस कर रहा था, पहले बेंच में एक लड़का देख के क्या बोला याद है ना, सर पहले ना अपने को नेट चालू करना पड़ेगा। नेट चालू करना पड़ेगा ना, नेट तो चालू करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे को उस वेबसाइट पर रजिस्टर भी होना पड़ेगा, फिर तू ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के टाइम तू गुड्स को लेगा, उसको शॉपिंग कार्ट में डालेगा, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, शॉपिंग कार्ट, पे करेगा, पे करने के तेरे पास 5 तरीके, कैश ऑन डिलीवरी, चेक मेथड, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी, और लास्ट नंबर पे डेफिनेटली पेटीएम करो, डिजिटल कैश। ये सब के बाद अपने पास आता है क्या बोलते हैं इसको, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? गिविंग योर वर्क टू समवन एल्स, अपना काम किसी और को देना, इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। बट जिसको तुमने दिया है वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो इस फील्ड में माहिर होना चाहिए। उसके भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। इंग्लिश में बोलूं क्या? कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ प्रोसेस
Outsourcing is a process of contracting your business activity to a specialized agency. Sanjay sir and his English. I'll repeat for you if you have just not got the terms which I've said. Outsourcing is a process of contracting the business activity to a specialized agency. एक ऐसा एजेंसी जो स्पेशलाइज्ड है वो चीज करने में. फिर अपन ने इसमें दो आंसर्स और भी देखे थे. ई बिजनेस का टाइप्स देखा था और आउटसोर्सिंग के भी टाइप्स देखे थे. ई बिजनेस के टाइप्स में बिजनेस टू बिजनेस, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, consumer to administration, business to administration. These were the 6 types of e-business. फिर अपन ने 3 types of outsourcing भी देखा, BPO, KPO, LPO. Giving my business का कोई secondary part to a firm is called as business process outsourcing. Giving my knowledge, sharing my knowledge, knowledge process outsourcing. Giving all my documented work to someone else, legal process outsourcing. बहुत ही easy chapter. इसको पढ़ने के लिए कितना आंसर है तुम्हारे पास? 3 आंसर है. कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का. वेरी इजी. सर फिर इसमें एक बात बताओ ना, ये पूरे सब्जेक्ट में टफ क्या है? कुछ भी नहीं है. ये सब्जेक्ट में अगर तुमने 80 में से 60 से कम लाया तो गाइस डिसअपॉइंट होना चाहिए तुमको डिसअपॉइंट होना ही चाहिए अगर तुम 55 या 60 से कम लाता है तो, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसको और भी स्लैश कर दिया एचएससी गवर्नमेंट ने तुम्हारे बेनिफिट के लिए. इसमें अपन ने एक देखा था चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ना सर क्या सर आप पढ़ाते ही रहेगा, इसमें सिर्फ पैसा कैसा कमाने का यही बोलते रहेगा, समाज के लिए कुछ करने का नहीं करने का. अरे इसीलिए तो चैप्टर नंबर 6 समाज की रक्षा कर, समाज की सेवा कर, समाज की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा थोड़ा. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाणक्य, भाई हमारे फिलोसोफर ने, चाणक्य ने कितने सालों पहले ही बोल दिया था कि अगर तू एक बिजनेसमैन बनता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द सोसाइटी के लिए तू उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया था. और उन्हें यह भी बोला था कि तू कमाए हुए पैसे से थोड़ा सा गरीब को दे दे, योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन. जैसे जैसे ये टॉपिक इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे ये टॉपिक ग्रोथ लिया, इस टॉपिक में यह बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग को दे दिया मैटर नहीं करता है, 5 लोगों के लिए तेरे को सेवा करना पड़ेगा और वही 5 आंसर तुमको इसमें पढ़ना है. वही 5 आंसर. तू तेरे एम्प्लॉयज के लिए क्या करेगा, तू तेरे कंज्यूमर्स के लिए क्या करेगा, तू तेरे इन्वेस्टर के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, और भाई तू ये समाज के लिए क्या करेगा. इस चैप्टर को पढ़ते टाइम खुद को क्या सोचने का मालूम है? बिजनेसमैन. कौन है तू? बिजनेसमैन. कभी कभी तो अपन भगवान लगता है, कभी कभी तो अपने को भगवान, नो, कभी कभी तो अपने को लगता है अपन बिजनेसमैन है. यही है इस चैप्टर का ट्रिक. इस बात को याद रखना. तुम तुम्हारे एम्प्लॉइज के लिए क्या करेगा? मेरे को एक बात, सिंपल बात बताओ. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल डू फॉर योर एम्प्लॉइज? मतलब अगर तुम बिजनेसमैन बन जाएगा, डेफिनेटली तुम तुम्हारे एम्प्लॉइज के लिए पगार देगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन रखेगा. अच्छा तुम तुम्हारे कंज्यूमर के लिए ऐसा क्या कर देगा? तो तुम्हारे कंज्यूमर के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, उसको फेयर प्राइस पे बेचेगा. सर गवर्नमेंट के लिए आप क्या करेगा? अरे कुछ नहीं तो टैक्स पे करेगा. सर इन्वेस्टर के लिए क्या करेगा? अरे कुछ नहीं तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा. सर ये समाज के लिए आप क्या करेगा? अरे कुछ नहीं तो प्रोटेक्ट करूंगा ना एनवायरमेंट को. ऐसा 5 लोगों के लिए फिर को 5 काम करना पड़ेगा. यही अपने को इस चैप्टर ने सिखाया. चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद आता है 7वां चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. भाई कंज्यूमर को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है. क्यों सर ऐसा? कंज्यूमर को क्यों इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अरे कंज्यूमर इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द मॉडर्न मार्केट. कंज्यूमर को क्या बोला जाता है? किंग बोला जाता है. मॉडर्न मार्केट का कंज्यूमर को क्या बोला गया है? किंग है वो. तो उसको तो बचाना, उसको रक्षा करना अपना फर्ज है. और ये ऐसा किसने जाना मालूम है क्या? यूएसए ने. सर 1 मिनट, लेकिन इसमें आपने बताया नहीं कितना आंसर पढ़ने का है? 2 ही आंसर पढ़ना है और इसमें से भी एक डिस्टिंग्विश 110% आएगा. पेज नंबर भी बोल देता हूं. द मोस्ट रोमांटिक पेज नंबर ऑफ योर सिलेबस 143. पेज नंबर 143 में ये डिस्टिंग्विश है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन आने ही वाला है एचएससी के एग्जाम में. आज तक कोई पेपर नहीं गया है जिसमें ये, बहुत रेयरली नहीं पूछा है, ऐसा है ही नहीं. बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन, ये डिस्टिंग्विश पूछा है. कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का नारा सर किसने लगाया था? तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का नारा यूएसए ने लगाया था, अमेरिका ने लगाया था. वहां पर एक आदमी था, आदमी का नाम था जॉन एफ कैनेडी. वो उधर के प्रेसिडेंट थे. उन्होंने बोला कि मैं मेरे कंज्यूमर्स को 8 राइट्स दूंगा और मैं 15 मार्च को पूरी दुनिया मनाएगी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. ऐसा ऑडियंस को देख के बोल रहे थे, तुमको नहीं, ऑडियंस को देख के बोल रहे थे.
तो ये था कौन, अपने जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट, जिन्होंने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया और अपने अमेरिका को 8 राइट्स दिया था। अभी तुम बोलेगा सर इसमें इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट किया ना ब्रो, ओ चिल ब्रो, यहां पे सुनो। इंडिया ने बराबर 1986 को, कभी इंडिया ने 1986 को समझा कि अपने को भी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए यार, हम हमारे कंज्यूमर्स को सिर्फ प्रोड्यूस ही करेंगे, मतलब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या, अपने को भी अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये कब हुआ, 1986 में हुआ। इंडिया ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, इंडिया ने क्या किया, अमेरिका ने ऑलरेडी 8 राइट्स दिया है ना, इंडिया जिसके लिए फेमस है, इंडिया ने वो किया। इंडिया ने कट कॉपी पेस्ट मारा, और इंडिया से इसी चीज के लिए फेमस नहीं है, इंडिया डायरेक्ट क्या बोलता है, इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। व्हाट यू थिंक वी हैव कॉपीड फ्रॉम अमेरिका? वी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिका। और एक बात बताऊं, पूरी दुनिया मना रही है कंज्यूमर राइट्स डे ऑन 15 मार्च। वी द इंडियन सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑन 24 दिसंबर। इस बात को भी याद रखना। और 1986 में इंडिया ने 8 राइट्स तो दिया ही दिया, प्लस इंडिया ने 2 राइट्स ऐड भी किया, 9वां राइट 10वां राइट। 9वां राइट 1993 में, 10वां राइट 2002 में। देयर वर 2 राइट्स एक्स्ट्रा। और अगर किसी को यह भी मालूम है कि ये 1986 का जो राइट्स है, ये जो एक्ट है, ये अभी कुछ साल पहले कभी तो रिवाइज भी किया गया था। अगर तुमको मालूम है वो क्या था, कौन से ईयर में इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिवाइज किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन से ईयर में इसको रिवाइज करके बताया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सिर्फ 2 ही आंसर है। व्हाट आर द 10 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अदर मीन्स मतलब कंज्यूमर राइट्स को छोड़ के और भी क्या क्या है। और मेरा फेवरेट डिस्टिंग्विश जो आज तक हर पेपर में आया है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बोर्ड को देखना मत, बोर्ड को देखेगा चक्कर आएगा, मेरे को देखना अच्छा लगेगा। फिर आता है लास्ट चैप्टर, 8वां चैप्टर आता है कितने मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए। कितने आंसर, 4 आंसर। सिर्फ और सिर्फ 4 आंसर पढ़ने के लिए, यस सिर्फ और सिर्फ 4 आंसर पढ़ने के लिए गाइस तुमको मिलेगा 15 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलेगा, 15 मार्क्स। और वो 15 मार्क्स में भी सबसे पहला आंसर, 4 आंसर में से सबसे पहला आंसर, माय फेवरेट आंसर, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या, 4P प्लस 3P विच इक्वल्स टू 7P। मार्केटिंग मिक्स मतलब 7P। सर ऐसा क्यों लिखा 4P फिर 3P? क्योंकि 4P बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट म्हणजे वस्तू, प्राइस म्हणजे मूल्य, प्लेस म्हणजे जागा, आणि प्रमोशन म्हणजे जागा मगा मला बगा। यस, ये 4P तो चाहिए ही चाहिए। ये एक प्रोसेस है, इसके लिए पीपल चाहिए और एक फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए। मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए तुमको सिर्फ 4 ही आंसर मिलेगा। और ये 4 आंसर को अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ोगे ना भाई, दिमाग 15 मार्क। गाइस थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा कॉमन सेंस रखाओ। चैप्टर नंबर 4 में है 11 आंसर, और वो 11 आंसर तेरे को कितना मार्क्स देगा, 20। चैप्टर नंबर 4 में है 4 आंसर, ये 4 आंसर तेरे को कितना मार्क्स देगा, 15। 2 पैसे का भी दिमाग अगर तुमने लगाया ना, तो तुमको मालूम है पहले चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, फिर चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। 4 आंसर, उसमें से एक आंसर तो ये 4P 7P, फिर एक और एक आंसर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। आजकल मार्केट किसको बोला जाता है, मार्केट का कॉन्सेप्ट चेंज होते जा रहा है। हाँ, पहले बोले जाते थे प्लेस को, फिर कमोडिटी को, उसके बाद डाल दिया उसके अंदर एक्सचेंज, एरिया, कस्टमर, और आजकल सब कुछ मोबाइल में ही होता है, दैट इज डिजिटल मार्केट। इसमें और भी 2 आंसर्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आंसर था फंक्शंस ऑफ मार्केट, मार्केट में क्या क्या काम होता है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, सॉरी, what are the things that has been done in marketing. So there are 13 points, back to back 13 points. इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ा था बॉयज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, तो अपने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीखा था। और बहुत ही एक अच्छा आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग 3 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेचने वाला फर्म, खरीदने वाला कंज्यूमर, और ये सब मिलते किससे, सोसाइटी। सो मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 पीपल, 1 फॉर द फर्म, 1 फॉर द कंज्यूमर एंड 1 फॉर द सोसाइटी। तीनों टॉपिक्स के लिए 5 पॉइंट पढ़ना है, दैट्स इट। लिटरली अगर मैं टाइम पे ऐसे थोड़ा सा ध्यान दूं ना, थोड़ा सा अगर टाइम पे ध्यान दूं, तो 30 या 29-30 मिनट्स हुआ रहेगा, 32 मिनट्स हुआ रहेगा। लिटरली आधे घंटे में
आधे घंटे में पूरा का पूरा ओसीएम को एक साथ तुम्हारे सामने रखा है। और एक चीज याद रखना, जो लोग मेरे बेचारे 7 बजे जो आते थे, जो 7 बजे आते थे सुबह, आधे नींद में आके बैठते थे, और जो 8:45 को आते थे मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए, अगर तुमने मेरा पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड किया है तो ये पूरे 30 मिनट के जर्नी में मैं जब जब एक एक पॉइंट बोल रहा था, डेफिनेटली मैं श्योर बोल सकता हूं वो पॉइंट तुमको तुम्हारे अपने क्लास में अपने क्या धमाल किया था वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा घूमते ही रिया रहेगा। And that was a 30-minute revision from Ayer's Commerce classes for the subject of OC. And this is Sanjay Appan signing off. Thank you guys. Take care.